हेलो दोस्तों, आज हम टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट का प्रथम भाग हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे। पहले हम इसमें देखेंगे कि आपके प्रीवियस में जो पेपर आए हुए हैं यूजीसी नेट में किस तरह से इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इस तरह से इसमें क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सो ये हैं जो हमारे विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न है प्रीवियस में। जैसे शिव क्वेश्चन नंबर 1, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो ये किस में हुआ था? 1883 में। ये नवंबर 2017 का पेपर क्वेश्चन नंबर आया हुआ है। दिसंबर यूजीसी नेट में आया हुआ है। यूजीसी नेट, ठीक है। फिर 2 दिसंबर 2015 में आया हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक। तो इसमें कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। इस तरह से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकार और लेखक से संबंधित है। जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये किसने ली? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो ये राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसके द्वारा लिखा गया इतिहास है? तो परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का एक दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? यह है बच्चन सिंह का। इसी तरह से आप हम ये क्वेश्चन देखेंगे 2000 जून में आया हुआ। जून के 2015 में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। फिर दिसंबर 2012 में निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें दिया गया है मीर्स बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ इसमें, गारसा दा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो गारसा तासी ने फ्रांसीसी भाषा में। ये हमारे क्या थे? इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब हम करते हैं टॉपिक स्टार्ट अपना। हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे पहले, अर्थ और उसकी परिभाषाएं। सामान्यतः इतिहास शब्द से सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास का बोध होता है, किंतु साहित्य भी इतिहास से भिन्न होकर उससे जुड़ा हुआ, और साहित्य के इतिहास का अर्थ है देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। यानी कि हमें जिस भी हमारे देश काल की जो भी सीमाएं होती है उनमें जो जो विकसित साहित्य, जो साहित्य रचे गए हैं उनके बारे में समग्र रूप से अध्ययन करना होता है। साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों, परंपराओं को समझना आवश्यक है। पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों का भी प्रयास किया है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है? टेन महोदय ने। और ये एक फ्रेंच इतिहासकार है। टेन महोदय के अनुसार साहित्य के विकास की व्याख्या 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं टेन महोदय ने। कौन कौन से? जाति, वातावरण और क्षण। टेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा विशेष समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक हैं। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए हमें इन तीनों बातों को समझना आवश्यक है। कौन कौन सी 3 बातों को समझना आवश्यक है? जाति, वातावरण और क्षण। इन 3 बातों को समझना किसके लिए आवश्यक है? ये 3 बातें किसने कही हैं? तो टेन महोदय ने साहित्य के विकास से संबंधित बातें कही है कि हमें किसी भी साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले हमें इन 3 बातों के बारे में जानना
आवश्यक है। इसी प्रकार फिर हडसन महोदय ने भी परिभाषा दी है। हडसन महोदय ने युग चेतना व परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए साहित्यकार के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया। फिर मार्क्सवादी चिंतक ने व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या की है। मार्क्सवादी चिंतन कहते हैं कि हमें व्यक्ति के अध्ययन के बजाय हमें समाज से संबंधित उनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जितनी भी परिस्थितियां जो वर्ग संघर्ष से संबंधित है उसके आधार पर हमें साहित्य की व्याख्या करनी चाहिए। फ्राइडवादी विचारक केवल किस पर जोर देते हैं? वे मानसिक अंतर्द्वंद को ही साहित्य विकास का मूल कारण मानते हैं, यानी कि मानसिक आवश्यकता से संबंधित, मानसिक साहित्य से विकास से संबंधित इसका मूल कारण मानते हैं। आइए रिचर्ड्स जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक और अर्थविज्ञान के आधार पर की है। कलाई महोदय की मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति एवं विज्ञान के इतिहास का सार होता है। कलाई महोदय की ने माना है कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ का संबंध किससे होता है? धर्म से, वहाँ की राजनीति, वहाँ का विज्ञान, वहाँ का इतिहास होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य और उसकी क्रमागत दिशा, यानी कि एक दिशा में विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है, क्रम वाइज, क्योंकि इससे ही राष्ट्र का निर्माण होता है। उपयुक्त सिद्धांतों को देखने से ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक विद्वानों ने परंपरा, वातावरण, द्वंद्व पर अधिक बल दिया तथा शेष दो तत्वों की उपेक्षा की गई। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व को स्वीकार किया, परंतु जहां द्वंद्व है वहां संतुलन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के द्वंद्व का अंतिम लक्ष्य संतुलन स्थापित करना ही होता है। वस्तुतः विकास की प्रक्रिया इनमें से किसी एक सूत्र पर आधारित नहीं हो सकती। अब भारतीय विचारकों ने साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश यानी कि पर्यावरण, वातावरण की महत्ता पर पर्याप्त बल दिया है कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का वातावरण कैसा है। कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण युगीन चेतना और साहित्यकार की व्यक्तिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। साहित्य इतिहास के लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ दी गई हैं और ये पद्धतियाँ हैं वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों और कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम के आधार पर दिया गया है। वर्णों का आधार कैसे? जैसे नगेंद्र, न से नगेंद्र, है से हजारी प्रसाद, द्विवेदी आदि। इस पद्धति में काल क्रम को अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा गया है। न का हो गया, न से नगेंद्र हो गया, और है का न के बाद है, तो ये क्रम अनुसार पद्धति का अनुसरण किया गया है। जैसे कैसे कबीर और कैसे केशव, दोनों का नाम कै अक्षर से तो है, परंतु कालक्रम की भिन्न है। एक कालक्रम भक्ति काल तो दूसरे का रीति काल है। डॉक्टर शिव सिंह सैगर एवं गारसा दत्त तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो इस वर्णाक्रम पद्धति का प्रयोग किन किन लेखकों ने किया है? तो गारसा दत्त तासी और शिव सिंह सैगर, डॉक्टर शिव सिंह सैगर, ये दोनों ने क्या किया है? वर्णाक्रम पद्धति का अनुसरण किया है। कालानुक्रमी पद्धति, इस पद्धति में कवि एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया गया है। और इस कालानुक्रम पद्धति को मानने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिर्स बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया। कालानुक्रम पद्धति को किसने अनुसरण किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिर्स बंधुओं ने। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है, यानी कि क्रमबद्ध और तथ्यों की पुष्टता करना क्या होता है? इसमें अनिवार्य होता है। और ये वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग
करता है। विधेयवादी पद्धति, यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन थे। तेन महोदय ने इस पद्धति में 3 शब्दों को बांटा है: जाति, वातावरण और छंद। ये परिभाषा है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये पंक्तियां किसके अनुसार दी गई है? ये आचार्य रामचंद्र के अनुसार दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आती है, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी या यूजीसी नेट का हो। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार ग्रंथ दिए गए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात कब किया गया है? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो विकास माना गया वास्तविक, वो कौन सी उससे माना गया? 19वीं शताब्दी से। इसमें इस मध्यकाल में कुछ रचनाएं हैं, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि रचनाएं मिलती हैं। इनमें काल कर्मानुसार वर्णन नहीं मिलता, अतः इन्हें हिंदी साहित्य के ग्रंथ के अंतर्गत शामिल भी नहीं किया गया है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय। अब हम गारसदा तासी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दिया, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसदा तासी ने की, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। इनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेरी एंड द हिंदुस्तानी से हुई है। यह 2 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन इसका 1939 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ है। इसमें कुछ बिंदुओं का समावेश किया गया है, जैसे इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है इस ग्रंथ में। इसके साहित्य पर इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय तथा दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के वर्ण के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुवादित किए गए हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों को एक साथ रखा है। इसमें 783 कवियों और लेखकों का वर्णन है। इसमें से केवल 72 कवियों का संबंध हिंदी से है। इस ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों की विस्तृत भूमिका देकर शब्दों और विचारों को स्पष्ट किया गया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण पहले संस्करण से भी विस्तृत था। यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियां हैं, जैसे देश काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण न करना तथा विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन न करना। तब भी इस ग्रंथ को ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। अब शिव सिंह सैगर के अनुसार ये हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या थे? गारसादा तासी थे, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखत की शुरुआत की थी। उसके बाद अतः इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ी दूसरी रचना हमारी जो किसने की थी? शिव सिंह सरोज ने की थी, जिनकी रचना शिव सिंह सैगर ने 1883 ईस्वी में की थी। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचना व जन्म काल का जीवन चरित्र दिया गया है, परंतु उनमें अधिकांश तथ्य अविश्वसनीय है, जो इस प्रकार है। इसके इंपोर्टेंट बिंदु दिए गए हैं। इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचना काल और जन्म काल भी दिया गया, परंतु इसके उन्होंने किंवदंतियां यानी कि इनके जो भी जन्म काल दिए गए हैं उनमें कोई भी एक सहमत नहीं है तथा अनुमानों का आश्रय लिया गया है। कोई भी इनकी जो जानकारी दी गई है इन कवियों के जन्म काल के, कोई भी इनका वो जन्म काल निश्चित समय नहीं दिया गया है। अलग अलग सबने अपने अनुमान के अनुसार इनका जन्म काल बताया है, जिससे वे विवादास्पद हो गए हैं। शिव सिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों तथा कविता संबंधी जानकारी को एक जगह एकत्र करने का सराहनीय प्रयास किया गया। यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के लिए एक मुख्य आधार रहा। यहाँ इस विशाल ग्रंथ की महत्ता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार द मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ था। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम महत्व इतिहास माना है। ग्रियर्सन महोदय ने गार्सादत्त तासी और शिव सिंह सैगर के द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रमाणित बनाने का प्रयास किया। देखिए मित्रों, ये जो जितने भी फैक्ट हैं ये इम्पोर्टेंट है, और मैं ये इम्पोर्टेंट ही फैक्ट आपको करा रही हूँ पहले टॉपिक से, तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। किसके? ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया तथा उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को 11 विभिन्न अध्यायों में बांटा तथा प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। इसमें लगभग उन्होंने 952 कवियों की जीवनी तथा काव्य परिचय दिया है। किसने? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इस हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना है? भक्ति काल को। किसे माना है? भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। किसने? ग्रियर्सन ने। इस ग्रंथ का विवरण तिथियां आदि अपूर्ण, अनुमात या भ्रामक है, परंतु हिंदी साहित्य का अध्ययन करने हेतु तथा इतिहास बोध की दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। मिस बंधु विनोद। मिस बंधु द्वारा रचित मिस बंधु विनोद ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे कृष्ण बिहारी मिर्स, सुखदेव बिहारी मिर्स तथा गणेश बिहारी मिर्स इन तीनों भाइयों ने लिखा है। इसकी रचना 4 भागों में हुई है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग इसका 1914 में प्रकाशित हुआ। इसकी ग्रंथ के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। मिस बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मिर्स बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखा है। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। किसमें? मिस बंधु विनोद में। इस ग्रंथ में रचना काल को 8 खंडों में विभाजित किया गया है तथा विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत अपनाए गए हैं। किसमें? मिस बंधु विनोद ग्रंथ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। किस ग्रंथ को? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु हैं। शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य प्रवृत्तियों के विकास की बात कही गई है। अब उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के साहित्यिक और व्यष्टि पर आलोचनात्मक मत दिया है। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया। ये खंड है आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद काल के नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद के इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन कालों का नामकरण प्रस्तुत किया। शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धाराओं में बांटकर पुनः उन्हें क्रमश 2-2 उप विभागों में बांटा है। अब क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि किसने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धारा में बांटा? तो ये किसने बांटा था? शुक्ल जी ने। और शुक्ल जी ने ही निर्गुण और सगुण धाराओं को 2 भागों में बांटकर उनकी 2 उप भागों में बांटा। यह है ज्ञानश्री और प्रेमाश्री तथा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में भी बांटा है। रीति काल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त कवियों में स्थान दिया है। उन्होंने रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी निष्कर्ष दिया।
आचार्य शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। यही कारण था कि वे ऐसे ग्रंथों की रचना कर पाए जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध रहे। ज्ञानश्री शाखा के प्रवर्तक कौन थे? कबीर। और प्रेमाश्री के थे जायसी। और राम भक्ति से संबंधित है तुलसीदास। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में भी प्रस्तुत किया। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि इतिहास लेखन में किस लेखक ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका का रूप में प्रस्तुत किया था? तो यह किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसे प्रथम क्रांतिकारी कदम भी माना गया है। इन्होंने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया। इन्होंने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीर गाथा काल काव्य का विवेचन किया। इन्होंने सिद्ध और नाथ को साहित्य को भी सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया था। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया था कहकर रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब रामकुमार वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे। रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करवाया, जिनमें से एक भाग वर्ष 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित किया। देखो इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किस सन में लिखा गया? तो ये 1938 में लिखा गया है। कौन सा? ये आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर वर्मा जी के ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ क्योंकि यह ग्रंथ अधूरा था। द्वितीय भाग में भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण यह अप्रकाशित रहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी शुक्ल जी के वीर गाथा काल को चारण काल कहना अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इससे पहले के साहित्य को उन्होंने संधि काल का नाम दिया था। डॉक्टर वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की अत्यधिक सामग्री को समाहित किया और इसी के चलते वे स्वयंभू को भी हिंदी का पहला कवि मानने की गलती कर बैठे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न पुस्तकें लिखी, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और साहित्य का आदिकाल। ये तीनों पुस्तक किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल को द्विवेदी जी का आदिकाल कहना उचित समझते हैं। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है, द्विवेदी जी उन ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं मानते। शुक्ल जी द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी खंडन करते हैं। इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया। इन्होंने आदिकाल की विस्तृत खोज कर आदिकाल पर अलग से ग्रंथ लिखे। किसने? शुक्ल जी ने। द्विवेदी की मान्यता है कि भक्ति काल हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। द्विवेदी जी हिंदी सूफी काव्य को भी संस्कृत प्राकृतक अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर भी आधारित मानते हैं। कबीर जी की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी जी के योगदान पर लिखा कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य के इतिहास में गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी ने सन 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में लिखा है, जिसमें उन्होंने निम्न तथ्य को समावेशित किया। पहला, इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो 3 खंडों में किसने विभाजित किया था? गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शुक्ल जी की
अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसदा तासी से हुई, जो अब तक चली आ रही है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ की रचना कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्य के प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों के नाम हैं, जो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इनका एक बार रिवीजन। एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ ग्रंथकार यानी कि रचनाकार। इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी 1839 में किसके द्वारा लिखी गई? गारसदा ताशी के। शिव सिंह सरोज 1883 शिव सिंह सैगर के द्वारा। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। मिश्र बंधु 1913 में मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ओडा व हरदयाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास 1933 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1902 में डॉक्टर भगीरथ मिश्र। रीति काव्य की भूमिका 1949 से डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 से परशुराम चतुर्वेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य 1960 डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया के द्वारा। राजस्थान पिंगल साहित्य 1961 लगभग डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन 1960 में डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी काव्य संग्रह 1873 में पंडित महेश दत्त शुक्ल। कविता कौमुदी 1928 से पंडित रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। और हिंदी इतिहास एवं साहित्य की दृष्टि से 1981 में मैनेजर पांडे के द्वारा। तो ये हमारे क्या है? महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और उनकी रचनाएं हैं। इनसे हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। कुछ ग्रंथ यहाँ दिए गए हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी वीर काव्य 1954 में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। चैतन्य संप्रदाय और साहित्य 1968 लगभग प्रभुदयाल मित्तल। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1998 में ब्रजरतन दास ने लिखा था। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1900 से 1925 श्री कृष्ण लाल ने। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900 डॉक्टर लक्ष्मी सगवास ने। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 से मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 से डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी 1985 में। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1961 में नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल और विभाजन नामकरण से संबंधित है। हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे प्रवृत्ति के आधार पर संत काव्य, सूफी काव्य, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल है। सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर स्वच्छंदतावाद, स्वतंत्रोत्तर काल, प्रधानकर्ता के आधार पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। इस प्रकार काल का विभाजन आधार निम्नलिखित होना चाहिए। जैसे काल विभाजन साहित्य प्रवृत्ति और आदर्शों में समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण मूल साहित्य चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रभुत्व ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे गारसदा तासी एवं शिव सिंह सैगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु कुछ इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन निम्न है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन का है। वे काल विभाजन में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने
यथासंभव काल कर्मानुसार सामग्री को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है, जैसे चारण काल 700 से 1300 ईस्वी में, जायसी की प्रेम कविता, मुगल दरबार, रीति काव्य 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तुलसीदास तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, कंपनी के शासन के में हिंदुस्तानी, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास का इस प्रकार जॉर्ज ग्रिशन द्वारा यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि चारण काल के तत्पश्चात ही 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते और 14वीं शताब्दी का उल्लेख ही नहीं। कालों का नामकरण भी सर्वत्र किसी एक आधार पर नहीं है। मिर्च बंधुओं का काल विभाजन। अब ये मिश्र बंधुओं ने अपना काल विभाजन दिया है। जैसे मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का एक नया प्रयास किया, जो ग्रियर्सन के काल विभाजन से ज्यादा विकसित है। उनका विभाजन इस प्रकार है: प्रारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल 700 से 1300 संमत, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विसंमत। अलंकृत काल, अलंकृत काल को पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विसंमत, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विसंमत, परिवर्तन काल 1890 से 1924 विसंमत, वर्तमान काल 1926 विसंमत से अब तक। इस बंदियों का यह विभाजन समय को स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से भी इसमें अनेक संगतियां हैं, यानी कि अनेक इसमें भ्रांतियां पैदा हुई है। ये असंगतियां इस प्रकार है: कालखंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई। ग्रियर्सन की भांति 700 से 1300 ईस्वी तक के युग को हिंदी साहित्य के साथ संबंध कर दिया, जो कि अपभ्रंश का युग है। परिवर्तन काल अनावश्यक है। अलंकार काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है और काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार भी नहीं दिखता। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1929 ईस्वी में काल विभाजन इस प्रकार किया: आदिकाल को वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल का गदकाल संवत 1900 से 1984 तक। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन है। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा काल विभाजन दिया गया है। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है: संधि काल 750 से 1000 विसंमत, चारण काल 1000 से 1375 विसंमत, भक्ति काल 1375 से 1700 विसंमत और रीति काल 1700 से 1900 विसंमत और आधुनिक काल 1900 से विसंमत अब तक। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। विभिन्न कालखंडों के भी नाम दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। जैसे साहित्य इतिहासकारों द्वारा विभिन्न कालों के नाम सुझाए गए हैं। जैसे आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आदि काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्य के द्वारा। आरंभिक काल मिर्च बंधियों के द्वारा और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे भी हर बार क्वेश्चन बनते हैं। भक्ति काल को माध्यमिक काल मिर्च बंधु के द्वारा और भक्ति काल हजारी प्रसाद द्वारा। माध्यमिक काल को विश्वबंदी के द्वारा। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्वारा मान्य है। पूर्व मध्य काल को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। रीति काल को किस अलंकृत काल को मिर्च बंधु ने माना है। रीति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। हजारी प्रसाद को हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद सिंह और कला काल डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा। आधुनिक काल में दिया है: वर्तमान काल को मिर्च बंधु, गद काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, आधुनिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है।
स्पष्ट है कि विभिन्न कालों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद तो है, लेकिन जितनी वैचारिक भिन्नता आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण में है, उतनी अन्य और किसी में नहीं। साहित्य के इतिहासकारों द्वारा दिए गए भिन्न भिन्न नामों के पश्चात जो नाम है वे निम्नलिखित हैं। जैसे आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350, भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल को 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से अब तक। उपयुक्त नाम ही अब सब स्वीकृत है और इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।